न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जी दिवाकर पांडे जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। आप बहुत स्मार्ट और बहुत ही युवा लग रहे हैं सर। अच्छा पांडे जी, जो सबसे बड़ा सवाल ये है जी कि 1.5 महीने पूर्व देश की वित्त मंत्री जी ने जो लोकसभा पटल पर बजट पेश किया और जो पारित भी हो गया है, पास हो गया है, जी उसकी क्या विशेषता है, जनता में कितनी उसको सम्मान दिया गया है और हमारी जो अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सर? देखिए, ये जो बजट आया था ये देश का बजट था, ये आम जनमानस का बजट था और इससे देश को नई दिशा और दशा मिलेगी। इस बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर कोई समझ रहा है कि जैसे जो 12 लाख की इनकम एग्जम्प्ट कर दी गई है और एक दो चीज़ें जो सबको समझ में आ रही है, लेकिन इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको समझ में नहीं आ रही हैं। उसको एक जो वित्त विशेषज्ञ है वही समझ सकता है। जैसे स्किल इंडिया मिशन हो गया, बिहार में बहुत सारी चीज़ें नई योजनाएं लाए हैं। फिर और भी सरकार ने ये योजना बनाई है कि भारत को खिलौनों को उत्पादन करने के लिए प्रमोट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मार्केट में रोजगार उत्पन्न होगा और रोजगार उत्पन्न होगा तो हर किसी को उससे लाभान्वित होगा। मतलब देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये तो आप बोल रहे हैं ना? जी बिल्कुल, देश हमारा तीसरी व्यवस्था अग्रसर है और निश्चित अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत एक नई ऊंचाई को प्राप्त होने वाला है। सर इसी के साथ जुड़ा हुआ बस 10 मिनट आप लगेंगे सर जी कि वित्त मंत्री जी ने जब ये 12 लाख और 12,75,000 वाली बात रखी सर, तब उन्होंने ये भी कहा कि इससे 1 लाख करोड़ के राजस्व का घाटा होगा। क्या लगता है वो घाटा कहाँ से पूरा होगा एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो वित्त मंत्री जी ने ये तो कह दिया कि छूट मिलेगी उससे सरकार को घाटा भी होगा, तो इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? इसकी पूर्ति भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम ला रही है, स्किल डेवलपमेंट स्कीम ला रही है या सरकार कुछ सब्सिडी दे रही है, तो इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ से राजस्व की वृद्धि होगी। तो जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस सरकार ला रही है और कर रही है, उससे व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो उससे जो सरकार का राजस्व है वो बढ़ेगा और देश का विकास होगा। जी सर, जनता का ये सवाल है कि जो 12 लाख या 12,75,000 से 60,000 रुपए का टैक्स बचेगा, उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जी, उस परचेजिंग पावर से अप्रत्यक्ष रूप से जी सरकार को जीएसटी के रूप में जीएसटी मिलेगा। बिल्कुल जाएगा। जी, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। तो इससे देश हमारा आगे बढ़ेगा, राइट? आगे बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा सेगमेंट में दिवाकर पांडे जी सवाल ये है कि देश इस बजट में निवेश, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा या अंतरिक्ष अभियान, इन सभी चीज़ों को लेकर फोकस किया गया है। लेकिन बेसिक तौर पे जो एमएसएमई सेक्टर है सर, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव किए गए। जी, आपको पता होगा कि चाहे टैक्स हो या इन्वेस्टमेंट हो या टर्नओवर, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो एमएसएमई सेक्टर कितनी मजबूत देश की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाती है, बताइए सर। देखिए, जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में करीब करीब 50% का कंट्रीब्यूशन देती है। और एक सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जो सरकार ने इस बार किया है वो ये किया है कि जो एमएसएमई की परिभाषा थी, जो भी उसकी थ्रेशोल्ड थी, लिमिट थी, उसको 2 गुना कर दिया गया है। जिसकी लिमिट 50 करोड़ थी उसको 100 करोड़ कर दिया, जिसकी 250 करोड़ थी उसको 500 करोड़ कर दिया। मैक्सिमम 500 करोड़ का टर्नओवर वाला जी जी उसमें आएगा। हाँ, पहले 250 करोड़ थी, अब उसको 500 करोड़ कर दिया है। तो इससे क्या है कि जो एमएसएमई की जो क्षेत्र है वो बढ़ा है, तो बहुत सारे लोग एमएसएमई में आएंगे तो उसको उनका लाभ मिलेगा। तो मतलब एमएसएमई का जो चक्र है जी वो न ब्रेक हो, उसके लिए भी एक नियम बनाया है सर, 45 डेज वाला, आपको पता होगा। जी जी, उसमें 45 डेज का थोड़ा बताइए इसके बारे में जी, जनता तक बात। हाँ, उसमें 45 डेज के नियम में ये है कि जो भी व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, किसी को बिक्री किया है और जो विक्रेता है अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उसको 45 दिन के अंदर अपना भुगतान प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रोसीजर को भुगतान करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। नहीं करता है तो फिर उसको खर्चा नहीं माना जाएगा और बहुत सारी और उसको डिसअलाउ हो जाएगा, उसे खर्चे मान लिया जाएगा। जी, उसके और कानूनी व्यवधान उसके लिए उत्पन्न होंगे। और इसके लिए सरकार ने एमएसएमई समाधान केंद्र भी बनाया है कि अगर फिर भी नहीं देता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जाके अपना कंप्लेन, शिकायत दर्ज कर सकता है और सरकार उसके लिए कार्रवाई करेगी कि इनका भुगतान क्यों नहीं किया गया नियत समय में। सर बस 2 सवाल और जी सर। इस बार देखिए, टाटा बिरला बड़ी पुरानी कंपनी है, लेकिन उसके बहुत बाद अमेजॉन या और बहुत सारी जैसे ओला या उबर, नई नई स्टार्टअप कंपनी आ गई सर। इस बार स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा फोकस किया गया है। तो स्टार्टअप फेल ना हो, जी,
1000 में से 5 या 10 से स्टार्टअप चलते हैं। तो मैं चाहूँगा आप एडवाइस करें स्टार्टअप युवाओं को कि ऐसा क्या करें कि उनका स्टार्टअप फेल ना हो सर। हाँ, जो हमारे देश के स्टार्टअप बंधु हैं उनको ये हमारा एक सुझाव है कि जब भी आप अपना स्टार्टअप करें तो कृपया कॉपी पेस्ट ना करें। हर कोई सोचता है कि अगर इन्होंने स्क्रैप का बिजनेस शुरू किया तो हम भी स्क्रैप का करें, ओला उबर ने बाइक का शुरू तो हम भी बाइक, कुछ अपना नया डेवलपमेंट करें, कुछ अपनी नई सोच उत्पन्न करें और उसको मार्केट में लाएं। जब भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो पहले है वो तो पास हो गया, लेकिन अगर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो शायद हम उतना वहां तक ना पहुंच पाए। तो इसलिए जो भी स्टार्टअप बंधु हैं उनसे यही सुझाव है कि वो अपना कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए। क्योंकि सर हम लोगों को टैक्स का पैसा लोन के रूप में उनको प्राप्त होता है जी, वो बर्बाद हो जाता है। जी जी जी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो कि अपना सारे स्टार्टअप में से कम 10% ही फेल हो, जी जी 90% जी सक्सेस हो जाए। जी जी। क्या सर उनको कोई वित्तीय सलाहकार, कोई बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट या और मैनेजमेंट वाले व्यक्ति रखने चाहिए? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अहम और बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जिस तरह एक बिजनेस आगे जाने में उसका बिजनेस मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसी तरह स्टार्टअप को डेवलप करने में जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, उनकी भी बड़ी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को गाइड करते हैं, फंड मैनेजमेंट को बताते हैं कैसे फंड मैनेज करना है, फंड कहाँ से उठाना है, उसको कैसे यूटिलाइज कैसे करना है, रेट ऑफ रिटर्न इनपुट का है और उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो वो सब सारी चीजें देखनी होती हैं। तो इसलिए विशेषज्ञ का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सर लोग विशेषज्ञ को एक एक्सपेंसेस मानते हैं, लेकिन वो एज ए कैपिटल है। yes. वो कंपनी को ऊंचाई तक लेके पहुंचेंगे। वो एक्सपेंसेस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। इनिशियली हमें लगता है कि इन्हें एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो एडवाइजर है वो पैसे लेता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में बहुत उसका फायदा मिलता है। दिवाकर पंडित जी 2-3 सवाल आपका समय लेंगे। जी जी। सर देखिए, मोदी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जी, एग्री? जी जी। हर क्षेत्र में हम जा रहे हैं, चाहे व्हीकल हो, चाहे सौर ऊर्जा हो। उसके बावजूद भी सर हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत नहीं हो पा रहा है। जी, क्या वजह है? ऐसा कौन सा पेंच जो है फंस रहा है? ये जनता का सवाल है इस फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए। देखिए, कुछ ऐसी वैश्विक नीतियां हैं जिसके लिए अभी रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, लेकिन सूनर और लेटर आने वाले दिनों में जिस तरह हमारी भारत सरकार की नीति और नियम और सारी चीजें पॉलिसी हैं, धीरे धीरे इसमें सुधार होगा और रुपया की वैल्यू बढ़ेगी। रुपये की वैल्यू जी। सर जैसे कि लोग ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करें या ई व्हीकल का उपयोग करें तो ऑयल की डिपेंडेंसी कम होगी। जी। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जब बता रहे हैं जैसे डॉलर का वैल्यू ज्यादा है, रुपए की वैल्यू कम है, वो आपको पता ही होगा। हाँ, उसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारा हमारा पैसा बाहर जाता है। तो लोग ईवी यूज करेंगे, सौर ऊर्जा पे निर्भर रहेंगे, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर कम जाएगा, तो इसलिए हमारी रुपए की और सर एक्सपोर्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, लेकिन अब राहत मिल गया है 90 दिन का। हाँ, जो टैरिफ बढ़ा था अमेरिका की तरफ से, जी। नहीं तो बहुत महंगा होता, बहुत महंगा एक्सपोर्ट और मुश्किल में पड़ जाता। और अमेरिका को भी इसलिए निर्णय लेना पड़ा कि उनको पता है कि हमारी जो भारत सरकार है वो भी काफी सक्षम है, इनकी बड़ी अच्छी पॉलिसी, तो इसलिए उनको भी ये चीज वापस लेना पड़ा। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, जनता का सवाल ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रंप ने सब देशों में टैरिफ लगाया, लेकिन भारत देश में सबसे कम लगाया जी, 24% है शायद। जी, राइट सर? जी जी। तो क्या मतलब जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, क्योंकि यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सामान बेचना आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल, जो ये सवाल आपका ये बड़ा अहम और अच्छा सवाल है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं, अभी गुड़गांव और नोएडा में आप चले जाएं तो इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं उनको बहुत सारे लाभ भी देते हैं। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर आईटी हब है तो गुड़गांव में है, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं कि सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों में सस्ता पड़ता है और देशों के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं और ये काम करते हैं। तो इससे हमारा जो है फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में इंस्टॉल ज्यादा होंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि विकास होगा। दिवाकर पांडे जी, बस 2 सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। जी। सर जो मैं सबके पास जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, उसकी कोशिश यही है कि आपकी बात मंत्रालय तक या वित्त मंत्री तक पहुंचे जी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं जी। तो क्या लगता है कि इस बजट में दिवाकर पांडे जी के हिसाब से कुछ चीजें और ऐड ऑन हो जाती तो शायद ये बजट और बेहतर होता या भविष्य में होनी चाहिए? क्या आपको लगता है एज ए
अनुभव चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में? देखिए, आदमी की इच्छाएं तो अनंत होती हैं। जी। हम चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में मिल जाए, कुछ हमें करना ना पड़े, जी, तो ऐसा जी। तो हो नहीं सकता है। हमें सब कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन बहुत कुछ मिला है इस बजट में। तो लेकिन जितना सर क्या 28% आपको लगता नहीं ज़्यादा है? स्कूटी पे 28% है सर, कम होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल कम होना चाहिए। जो सरकार है वो इस पे जरूर विचार कर रही है कि सरकार और क्या राहत दे सकती है। और जो जीएसटी है उसमें तो हर 2 महीने 3 महीने पे इनकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, तो कुछ ना कुछ रिलीफ लाते रहते हैं। तो डेफिनेटली अब सरकार ने एक तो सैलरी जैसे 12 लाख तक एग्जाम्प्ट कर दिया, जो सैलरी वाले हैं 12,75 तक कोई टैक्स नहीं है, ये एक बड़ी राहत दी है। तो इस तरह धीरे धीरे सरकार और चीजें लेकिन लाएंगी। सर 28% वाला मैं चाहता हूँ कि आपकी अपील हो कि कुछ चीज़ों पे 28% से कम हो जाए, स्कूटी बाइक पे। हाँ जी कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। 28% तो बहुत ज्यादा होता है स्कूटी उस पे हाँ, और बाइक पे। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत उपयोगी और बहुत जरूरी चीजें हैं सर। हाँ जी, इस पे कम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत उपयोगी हैं, तो इस पे कम होना चाहिए बिल्कुल। सर जीएसटी का ट्रिब्यूनल नहीं बना अभी तक, हाँ। 2017 में आ गया था हाँ, जीएसटी। उसके लिए सरकार काम कर रही है। हाँ, तो शायद हाँ। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि बनेगा, लेकिन अभी तक बना नहीं है। बनना चाहिए ना, बनना चाहिए बिल्कुल, ये बनना 2 चाहिए। चीज आपकी मांग है। हाँ जी। और एक मांग मैं आपका और ऐलान करना चाहूंगा, अगर आपका जी, आदेश हो तो। बिल्कुल। सर अभी तक जो पार्टनरशिप फर्म है सबसे ज्यादा टैक्स उस पे लगता है, हाँ जी, 30% उस पर टैक्स जाता है। 30% प्लस सेस वगैरह हाँ, बाकी। प्लस 30 वगैरह जाता है। तो बिल्कुल। कंपनी एक्ट 25%, 25%, तो उसके बराबर होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और पार्टनरशिप फर्म में अभी 1 अप्रैल 2025 से एक और नया नियम लाएंगे, जो है पार्टनर्स को टीडीएस लगेगा 10% का। हाँ। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा पार्टनर्स पे। तो हमें इस पे भी बदलाव होना चाहिए। इतना बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सर इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों देखते हैं जी, दोनों देखते हैं। सर। इनकम टैक्स में जब से फेसलेस आया पांडे जी, तो क्या लगता है कि मतलब फेसलेस कितना बेहतर है सर? नहीं, बेहतर तो है, बिल्कुल बेहतर है। जहाँ हमें ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, ऑफिसर के वेट करना पड़ता है, वेट करना की जरूरत नहीं है। हम सारी चीज ऑनलाइन करते हैं और अब बढ़िया है, फेसलेस बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन क्या मांग नहीं करेंगे एक सर बस 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ सर, कि भाई एक व्यक्ति को एक मौका मिले फिजिकली मिलने का उसे? देखिए, जो फिजिकल विजिट होती थी पहले, उसमें बहुत सारे व्यवधान थे। एक तो ऑफिसर टाइम से मिलते नहीं थे, डेट पे डेट देते रहते थे। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए जो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए सर। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लग रहा है कि हम लोग बात करते हैं, पानी पी रहे था, कहीं ना कहीं इससे परेशान था। और सबसे मजे की बात बताऊं आपको कि जीएसटी में भी लोग फेसलेस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाया है, इसलिए जीएसटी में फेसलेस नहीं किया गया है। और जो जीएसटी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्न करती हैं। जो इनकम टैक्स है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करती है, तो इसलिए उसमें फेसलेस कर दिया गया, इसमें नहीं किया गया। लेकिन जीएसटी में भी कहीं ना कहीं डिमांड है, लेकिन फेसलेस अच्छा है। फेसलेस अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, जो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, और मेरे ख्याल से सीतारमन जी का ये 11वां वो है फाइनेंशियल बजट है, आई एम राइट? जी बिल्कुल। तो सबसे बेहतर बजट माना जाए उनका ये? देखिए, सही मायने में देखें तो 2014 से जो भी बजट आ रहे हैं सारे अच्छे बजट ही हैं। और आप देखेंगे तो सारे बजट में एक जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, जी, जितने बजट आए हैं, हाँ, सारे बजट में इन्होंने स्किल इंडिया पे जरूर फोकस किया है। बिल्कुल राइट। स्किल इंडिया से मैं जुड़ा था, स्किल इंडिया का मैं सर्टिफाइड ट्रेनर था। ओखला में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, तो वहाँ पे जीएसटी का मैं ट्रेनर था। जी। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में स्किल इंडिया के तहत इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती थी कि एक बच्चा जो 12th पास है वो आए जी और अपना व्यवसाय प्रारंभ करे सर। व्यवसाय प्रारंभ करे, निःशुल्क ट्रेनिंग ले, जी। निःशुल्क उसको प्लेसमेंट दिया जाएगा, निःशुल्क उसको ड्रेस दिया जाएगा, और बहुत ही बेहतर था। तो जब से, और सबसे मजे की बात बताऊं कि नवंबर 2014 में, जब 2014 में इनकी सरकार बनी, उसी समय ये ऐसा मंत्रालय कोई था नहीं। 2014 नवंबर में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्थापना की गई, और तब से लेके हर बजट में स्किल इंडिया पे जरूर कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, और उसका प्रमोशन भी बढ़ाया जाता है, उसका विकास हो रहा है जी, उसका विकास हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है एक मोदी सरकार का। तो मोदी जी के बारे में 2 शब्द बोले सर, कि विकसित राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं उनके नेतृत्व में। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और बस 2 लाइन कहना चाहता हूँ, हुनर है तो कदर है, कौशल भारत कुशल भारत। धन्यवाद। बहुत, लेकिन सर बस एक सवाल और लास्ट है।
हर किसी से मैं पूछता हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन हाँ है, जी। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, हाँ। कोई चीटिंग नहीं है, अगर आप योग्य हैं तभी पास होंगे। जी। तो ये किसका ड्रीम था सर कि आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? हम्म। ये युवाओं के लिए सवाल है सर। देखिए, जो युवा हैं, जो मेहनती हैं, जी। जो वित्तीय रूप से अक्षम है, बहुत सक्षम नहीं है, जो सक्षम होते हो तो कहते हैं मेडिकल करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन जो थोड़ा अक्षम है और जो मेहनती हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, इसमें कोई सीट नहीं होती कि नहीं 100 सीट है या 500 सीट है, कितने भी लोग बैठ सकते हैं, कितने भी अटेम्प्ट दे दें, कितनी भी एज लिमिट हो इसमें। तो और एक बार आपका सीए अगर हो गया तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो भी करने तो आपका ड्रीम कहाँ से आया? उस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। माता पिता का ड्रीम था, किसका ड्रीम था? देखिए जी, जब मैं क्लास 10th में था, जी जी, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे 49% थे। क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक मैं बिलो एवरेज था, 50% से ऊपर कभी नहीं गया। तो जब क्लास 10th पास हो गया मैं, तो क्लास 11th में आदमी व्यक्ति सोचता है कि कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे। जी जी। तो हमें लगा कि 10th तो बीत गया, साइंस अब मेरे से संभला नहीं, तो कुछ कॉमर्स लेते हैं, उसमें कुछ रॉकेट साइंस करते हैं। 10th के वे आप मानेंगे नहीं, क्लास 1 से क्लास 10 तक मेरे 50% से अंडर थे। जब मैं क्लास 11th में गया तो मैंने पूरा स्कूल टॉप किया। पूरे स्कूल में टॉप किया, सबसे पूरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। उसके लिए मुझे बुलाया गया, अवार्ड दिया गया, एंड आई वॉज फीलिंग सो कॉन्फिडेंट। हमें इतना कॉन्फिडेंट लगता है हम आसमान छू लेंगे। और जब हम क्लास 11th में टॉप कर गए, फिर हम सोचे कॉमर्स लाइन में सबसे हाईएस्ट कोर्स कौन सा होता है। तो हमारे क्लास टीचर थे, उनसे मैंने पूछा कि कॉमर्स लाइन में सबसे हाईएस्ट कोर्स कौन होता है, वो मैं करूंगा। तो उन्होंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो। तो 11th और 12th करने के बाद इमीडिएटली मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया। फिर उसके बाद सीपीटी, पीसीसी, फाइनल और सारी चीज़ें हुई, और आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुशनसीब हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा और दिल्ली में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये सर। जी जी। तो नंदा जी को धन्यवाद दे दीजिए जो आपके प्रेसिडेंट संजू नंदा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी बड़े इंस्टीट्यूट को आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। बहुत विजनरी